शुरू। गुड आफ्टरनून सभी प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगियों, आपको सादर प्रणाम। प्रकाश में या प्रकाश अध्याय से संबंधित पूछे गए पूर्व प्रतियोगी प्रश्नों को लेकर के भाग 3 के साथ मैं उपस्थित हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में आ चुके हैं, इसलिए आप प्रयास करें कि इन प्रश्नों को मिस ना करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करें। समटाइम्स मे बी conduct the mistakes from myself, then you will check the answer. So first of all, हम लोग बात करेंगे 20 प्रश्नों की इसी कड़ी में। वो 20 प्रश्न कौन कौन से हैं, तो आते हैं मेरे YouTube चैनल पर, बात करेंगे इन प्रश्नों के या प्रश्नोत्तर के बारे में। नंबर 1, तारे के रंग से पता चलता है। ये देखो, प्रकाश वाले चैप्टर में ही ये जनरल साइंस में क्वेश्चन दे रखा है कि जो तारे का रंग होता है वो तारा दिखने में कैसा है, उसके रंग से आपको क्या आभास होता है, ये पूछ रहा है। ये उसके भार का, आकार का, ताप का, दूरी का। दूरी से आकार का पता चलता है, भार का पता रंग से कभी नहीं चलेगा। आकार के आधार पर फिर भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अपने पास में उसने एक कंसेप्ट दिया है कि रंग शब्द आया है, और रंग जब भी आता है और वो खुद अपने प्रकाश को छोड़ता है तो एक ही आंसर आएगा, तापमान। 3 नंबर ऑप्शन सही है कि तारे के रंग से उसके तापमान का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर होगा तारे के रंग से पता चलता है, तो आपका आंसर होगा तापमान का। 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? न्यूटन ने बलगतिकी का नियम दिया था, हाइगेंस के द्वारा ये नियम दिया गया था। बिल्कुल, तरंग सिद्धांत का सिद्धांत जो दिया था, प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति, हाइगेंस के द्वारा दिया गया। प्लांक ने नहीं दिया था, फोटोन के लिए था। फैराडे का नियम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए था। तो न्यूटन बलगतिकी यहाँ पर नहीं होगा, हाइगेंस सही उत्तर है, प्लांक नहीं होगा और ये फैराडे भी नहीं होगा। आपके पास में प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन 2 नंबर है, वो सही है। तरंग सिद्धांत हाइगेंस द्वारा दिया गया। अगला प्रश्न, बुढ़ापे में दूरदृष्टि वह खराबी होती है जिसमें, देखो, निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। अब जरा दृष्टि दोष का मतलब आता है बुढ़ापा। जरा दृष्टि दोष में दोनों आते हैं, निकट दृष्टि दोष भी होती है और दूर दृष्टि दोष भी होती है, लेकिन उसी में वापस इन्होंने प्रश्न निकाला ताकि आपको कंफ्यूज किया जा सके। आपने पढ़ लिया निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु स्पष्ट है, दूर की वस्तु अस्पष्ट है, अवतल लेंस का उपयोग करें। फिर आप वापस कह रहे हो कि दूर दृष्टि दोष है, दूर की वस्तु स्पष्ट है, निकट की अस्पष्ट है, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। फिर आप कहोगे जरा दृष्टि दोष है, दृष्टि में आपके पास में रिफॉक्सी लेंस का नीचे की तरफ होगा वो उत्तल होगा, ऊपर की तरफ होगा वो अवतल होगा। लेकिन अब बात क्या है, उसी में उसने प्रश्न निकाला कि दूर दृष्टि, जब जरा दृष्टि दोष में भी जो दूर दृष्टि होती है वो क्यों आती है, तो आपका आंसर होगा लेंस अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। यानी लेंस का फैलना, सिकुड़ना, उसकी जो फोकस दूरी घटती और बढ़ती है, नेत्र संबंधन क्षमता जिसको कहते हैं, वो प्रत्यास्थता फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, इस कारण ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। वापस चेक करें कि दूर दृष्टि दोष बुढ़ापे में विशेष रूप से प्रत्यास्थता से संबंधित है। आपने खुद देखा होगा बुढ़ापे में पेशियों का फैलना और सिकुड़ना बहुत कम हो जाता है, तो वो प्रत्यास्थता है। तो ऑप्शन नंबर 4 का 1 नंबर उत्तर होगा, वो सही होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद चेक करें, अधिक पारदर्शी तो होता नहीं बुढ़ापे में, अपारदर्शी होता है तो मोतियाबिंद हो गया, और बहुत अधिक छोटा हो जाता है, नहीं ऐसा भी नहीं होता है, लेंस एकदम छोटा नहीं हो सकता। तो प्रत्यास्थता इसमें आप खुद चेक कर सकते हैं, पारदर्शी अधिक होता है कभी नहीं हो सकता, अपारदर्शी है तो मोतियाबिंद है, और अधिक छोटा हो जाए ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन रहा, प्रत्यास्थता खो देता है। नेक्स्ट प्रश्न,
अगले प्रश्न में आप चेक करें चंद्र ग्रहण कब होता है। हालांकि आर्ट साइंस में कॉमन क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण दोनों की स्थितियां हैं। जब भी आपके पास में सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की गति के दौरान वो एक दूसरे के मध्य आ जाते हैं, इन्हीं परिघटनाओं से ग्रहण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। कौन किसके मध्य है, उस समय सूर्य ग्रहण होगा या चंद्र ग्रहण, लेकिन उनकी तिथियां भी तय होती है। तो चंद्र ग्रहण अमावस्या के दिन नहीं होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न हमारे पास में श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, आपको बकायदा यहाँ से ध्यान देना होगा, ये प्रिज्म है और इससे ये श्वेत प्रकाश है और ये श्वेत प्रकाश इस प्रकार से विचलित हो जाता है, 7 रंगों में बढ़ता है। सबसे पहला होता है बैंगनी और सबसे लास्ट होता है लाल। अब आपसे कह रहा है कि जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, यानी सबसे कम विचलन होता है वो ध्यान रखना लाल का। सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्घ्य है वो लाल की है, विचलन सबसे कम होता है वो किसका होगा, लाल का विचलन सबसे कम होगा। तो सही उत्तर आपका होगा 1 लाल रंग। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है, तो आपका आंसर आएगा बैंगनी। तो यहाँ पर उत्तर होगा वो लाल रंग होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये किसने बताया। न्यूटन ने नहीं, हाइगेंस ने केवल तरंग सिद्धांत ही बताया था, ग्रेमोलार्डी नहीं, मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रवृत्ति होने के बारे में बताया था, मैक्सवेल। 4 नंबर उत्तर सही होगा, मैक्सवेल के द्वारा बताया गया। अगला प्रश्न, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। गैलीलियो नहीं, न्यूटन नहीं, रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया। बिल्कुल सही उत्तर है रोमर। और मैक्सवेल ने ऐसा नहीं किया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, रोमर के द्वारा प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम ज्ञात किया गया था। प्रकाश के वेग का सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया, तो आपका आंसर होगा रोमर के द्वारा ज्ञात किया गया। 3 नंबर उत्तर सही है। नेक्स्ट प्रश्न, मानव की आंख में वस्तु पर प्रतिबिंब, यानी वस्तु पर नहीं वस्तु का प्रतिबिंब आंख के किस भाग पर बनता है, तो आपको पता है एक ये रेटिना या जिसको अपन बोलते हैं दृष्टि पटल कहते हैं, रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। सबसे पहले कॉर्निया नहीं, परितारिका नहीं, पुतली नहीं, केवल आंसर आपके पास में रेटिना। मानव आंख में प्रतिबिंब का निर्माण हमेशा रेटिना वाले भाग पर ही होता है। कौन से भाग पर, रेटिना वाले भाग पर। अगला प्रश्न, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। आपको खुद को पता है कि वहां पर कणीय प्रवृत्ति और तरंग प्रवृत्ति 2 होती है, द्वैत प्रकृति पाई जाती है। वो छोटे कण कौन से, परमाणु है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, फोटोन है। प्रकाश फोटोन के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और इन फोटोन के कण क्या है, तो आपका आंसर है द फोटोन इज द पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट हैं, उन्हीं को फोटोन कहते हैं। तो छोटे छोटे कणों को किस नाम से जानोगे, फोटोन। 4 नंबर उत्तर होगा फोटोन, छोटे छोटे कणों से प्रकाश का निर्माण होता है। नेक्स्ट प्रश्न, दूरदर्शी दोष के निवारण के लिए काम में लिए जाने वाला लेंस होता है। देखो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं, बाकी आपका उत्तर रहेगा। दर्पण शब्द आया 2 जगह पर, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई लेना देना नहीं होता है, आंसर सिर्फ लेंस ही होगा। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस होता है, दूरदर्शी दोष के लिए उत्तल लेंस होता है, जरा दृष्टि दोष के लिए द्विफॉक्सी लेंस होता है। तो हमारा यहाँ पर दूरदृष्टि दोष पूछ रहा है, उत्तर होगा 1 नंबर, सॉरी 2 नंबर है। दूरदृष्टि के दोष के लिए उत्तल लेंस है, क्योंकि बनने वाला प्रतिबिंब होता है रेटिना के पीछे चले जाता है, उसको वापस रेटिना पे लाने के लिए प्रकाश को एक जगह पर केंद्रित करना होता है और केंद्रित करने का काम सिर्फ और सिर्फ उत्तल लेंस ही करता है। तो उत्तर होगा 2 नंबर, उत्तल लेंस। अगला प्रश्न, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। इसमें आपके पास में एकदम सिंपल कंसेप्ट है, आप खुद नोट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कैसे इंद्रधनुष का निर्माण होता है। या सीडी में देख सकते हो, प्रिज्म में देख सकते हो, या साबुन के पानी के जब बुलबुले बनते हैं, झाग बनते हैं, वो झाग में देख सकते हो। जैसे ही प्रकाश गिराओगे उसकी बिल्कुल दूसरी तरफ विपरीत दिशा में आपको 7 रंग दिखाई देंगे, बैनी, आहा, पी, नाला। 7 रंगों के मिश्रण से
वापस श्वेत रंग बन जाता है। और अगर आपको पता करना हो इस स्थिति का तो पहले प्रिज्म लीजिए, प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश डालिए, 7 रंगों में विभक्त होगा और इन सातों के सातों रंगों को एक दूसरे प्रिज्म पे उल्टा रख करके उसके ऊपर डाल दीजिए प्रकाश। जो 7 रंग है उनको जैसे ही बाहर निकलेगा वापस श्वेत प्रकाश हो जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से बना। वो 7 रंग है बैनी, आहा, पी, नाला। तो उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट 13, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? देखो ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है। सूर्य ग्रहण के समय कुछ किताबों में आपके पास में कोरोना लिखा हुआ है। कोरोना और किरीट एक ही शब्द है, तो वर्णमंडल नहीं, प्रभामंडल नहीं, किरीट शब्द इसमें बिल्कुल सही उत्तर है। किरीट या इसको दूसरे शब्दों में कोरोना नाम दिया गया है। किरीना या कोरोना, जिसको अपन किरीट के नाम से जानते हैं, तो उत्तर होगा किरीट। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन होने वाला रंग है। देखो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे स्पष्ट कहा था टोटल रंग 7 आते हैं, बैनी, आहा, पी, नाला। लाल का विचलन सबसे कम होता है और बैगनी का विचलन सबसे अधिक होगा, तो आपका आंसर आएगा बैगनी रंग होगा। बैगनी रंग का विचलन कोण सर्वाधिक होता है या सर्वाधिक विचलन होता है। नेक्स्ट, प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है, प्रकाश के निम्न प्रकारों में से पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण कौन से का होता है? यानी पौधे द्वारा अवशोषण कब किया जाता है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है। और जब पादप प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से रंगों का अधिक और तेजी के साथ अवशोषण होता है? तो ध्यान रखना, लाल सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य है, वो तो सबसे अकेला नहीं हो सकता, अकेले का हमेशा कम होगा। 2 रंगों का, 2 या 2 से अधिक रंगों के मिश्रण में ही अवशोषण होता है। बैंगनी का सबसे कम होता है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैंगनी की होती है, अधिकतम होती है लाल की। यानी लाल के बाद में भी अवशोषण नहीं होगा और बैंगनी से पहले अवशोषण नहीं होगा, तो बैंगनी का सबसे कम हुआ, तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। इंडिगो पीला, ये अकेला नहीं हो सकता, और पीला और बैंगनी, अब बैंगनी यहाँ पर भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन गया, ये भी ऑप्शन गया। तो हमारे पास में ऐसी स्थिति में एक ही ऑप्शन रह जाता है, लाल होगा ही होगा क्योंकि सर्वाधिक है, तो ऑप्शन ऐसा एक ही आप आराम से ढूंढ सकते हो। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तीव्र गति से जिस प्रकाश का अवशोषण किया जाता है वो नीला तथा लाल होगा। अगला प्रश्न हमारे पास में ये है कि प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम हो जाती है? यानी प्रकाश की गति हमेशा निर्भर करती है हमारे पास में माध्यम पर। देखो सीधी सी बात है, माध्यम 2 प्रकार के होते हैं, एक सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। अब हमारे पास में और तीसरा ज्यादा आप कह सकते हो निर्वात। तो प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहां पर होगा? सर्वाधिक वेग की जब बात आती है तो देखो जितना माध्यम विरल होगा उस माध्यम के कण उतने ही दूर होंगे, वहां पर वेग सर्वाधिक होगा। जैसे निर्वात में सर्वाधिक वेग है, उसके बाद में निर्वात के बाद में वायु में निर्वात से थोड़ा कम होगा लेकिन वेग होगा। वायु से जल में प्रकाश का वेग कम हो जाएगा क्योंकि वायु विरल माध्यम है और जल सघन माध्यम है, तो विरल में अधिक है, सघन में कम है। अब वापस जल से हम कांच में आ जाते हैं। जल की तुलना में कांच अधिक सघन माध्यम, और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा, विरल माध्यम में प्रकाश का वेग अधिक होगा। अब आप दोनों में से ही आंसर लेना आपको, सिर्फ निर्वात में सर्वाधिक हो गया, आंसर नहीं हो सकता, वो तो न्यूनतम पूछ रहा है। वायु में भी आपके पास में नहीं हो सकता, तो हमारे पास में सिर्फ ऑप्शन कितने रहे? 2 ऑप्शन ही रहे, कांच और जल। अब कांच और जल की तुलना करो, इन दोनों में से कौन तुलनात्मक रूप से विरल है और तुलनात्मक रूप से सघन है? तो जल हमारे पास में तुलनात्मक रूप से विरल हुआ और ये तुलनात्मक रूप से कौन सा माध्यम हुआ? सघन माध्यम। और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग सबसे कम होगा, तो ये दोनों की तुलनात्मक रूप से लिखेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा, वो आएगा 1 नंबर कांच में। इन सारे माध्यमों में कांच का वेग सबसे कम होगा और निर्वात में इन सभी माध्यमों में प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा, तो उत्तर नंबर 1 सही है, कांच, इस ऑप्शन में। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि अस्त होते समय, आपने खुद ने देखा होगा सूर्य जिस समय अस्त होता है या उदय होता है, सनराइज और सनसेट 2 स्थितियां होती है। आप खुद ने चेक किया होगा सूर्य उदय और अस्त के समय लाल दिखाई देता है।
और उसका कारण आपको खुद को पता है, अपवर्तन के कारण। उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना भी वायुमंडलीय अपवर्तन है, या अपवर्तन के कारण ही ऐसा होता है। तो अपवर्तन के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। ऑप्शन देखो, परावर्तन के कारण नहीं हो सकता, और प्रकीर्णन के कारण रंग दिखेगा नहीं हो सकता, और विवर्तन के कारण नहीं। हमारे पास में एक ही आंसर है, वो है अपवर्तन के कारण, है ना। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपको प्रकाश के अपवर्तन नहीं होगा, यहां पर प्रकीर्णन आंसर होगा। प्रकीर्णन आंसर होगा। इसको आप लोग प्रकीर्णन को चेक करें। प्रकीर्णन के कारण उसका रंग लाल दिखाई देता है, आकाश नीला दिखाई देता है। जो रंग से संबंधित जितने भी शब्द आते हैं वो हमेशा प्रकीर्णन आते हैं, प्रकीर्णन आते हैं। आपके पास में वापस चेक करें क्वेश्चन को, कहीं पर भी गड़बड़ी नहीं हो। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, तो आपका आंसर होगा प्रकीर्णन। 3 नंबर उत्तर सही होगा इसका। इसके उत्तर को वापस चेंज करें। आपके पास में पाए जाने वाले सूर्य अस्त और उदय होते समय लाल दिखाई देता है, या अगर आपसे कह दें कि आकाश नीला दिखाई देता है, तो उन सब में जो सही उत्तर रहेगा, रंग का जहां कहीं पर भी शब्द आता है, या तो प्रकीर्णन होगा या वर्ण विक्षेपण। अपने पास में यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है, प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। अगले प्रश्न को लीजिए। हमारे पास में अगला प्रश्न है, वो ये है कि सामान्यतः हम लोग कह सकते हैं कपड़ों को धोते समय हम नील का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि अगर आपके क्लॉथ रूम को आप ज़्यादा चमक देनी चाहते हो, अटैचमेंट आता भी है, बेहतर मार्जिन की क्रिया के कारण होता है? नहीं। सही वर्ण संयोजन के लिए होता है? नहीं, कोई मतलब ही नहीं होता है। हम व्हाइट कपड़ों में डालते हैं अति उज्जवल स्वरूप के लिए ही हम कपड़ों में नील, ताकि आपके कपड़ों में चमक दिखे आपको अलग से। बहुत कम दाम होने के कारण नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पास में इसका सही उत्तर होगा उज्जवल स्वरूप के कारण हम इसका उपयोग करते हैं। किसके कारण? उज्जवल स्वरूप के कारण हम इसका उपयोग करते हैं। किसके कारण करते हैं? उज्जवल स्वरूप के कारण हम इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न लीजिए आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न को चेक करें। माध्यम में ताप की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम में ताप की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यानी देखो, प्रकाश की गति का माध्यम पर प्रभाव पड़ता है। माध्यम में माध्यम के संगठन का प्रभाव पड़ता है कि माध्यम कैसा है। वो माध्यम सघन है, विरल है, या दूसरे शब्दों में अपन कह दें कि वो आपके पास में निर्वात है। निर्वात है। ऐसी स्थितियों में यहाँ पर जो माध्यम पाया जाता है, उस माध्यम की स्थिति में आपको जो भाग दिखाई देता है, उसी के कारण सघन माध्यम कैसे बना है? कणों के पास पास होने से बना है। विरल माध्यम कैसे बना है? तो आपका आंसर होता है वो इन कणों के कारण होता है। तो ऐसी स्थिति में सामान्यतः हम कह सकते हैं कि जब कण पास पास होते हैं तो सघन माध्यम है, जब कण दूर दूर होते हैं तो हमारे पास में कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम है। लेकिन प्रश्न उसने हट करके पूछ लिया कि वेग घटता है बढ़ता है, तब तो हम आंसर दे सकते थे। अब ये कह रहा है कि माध्यम का तापमान बढ़ा दिया हमने। माध्यम के तापमान के बढ़ने के साथ में कण दूर हो सकते हैं, लेकिन माध्यम किस प्रकार के कणों से बना वो भी प्रभावित करेगा। तो सामान्यतः अगर हम लोग तापमान में वृद्धि करते हैं तो प्रकाश के वेग पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लगभग वही रहता है। अगले प्रश्न को लें। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से जानते हैं। ट्विंकलिंग ट्विंकलिंग लिटिल स्टार छोटी क्लासों में पढ़ा है, पढ़ते हुए देखा है। तारे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं ये पूछ रहा आपसे। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। प्रकीर्णन के कारण रंग आता है, मैंने कहा नहीं होगा। विवर्तन के कारण नहीं होगा। परावर्तन के कारण नहीं होगा। अपने पास में ऑप्शन तो सिर्फ एक ही रहा, अपवर्तन। तारे टिमटिमाते हैं। अब थोड़ा सा आपको कई बार कंफ्यूज भी किया जाता है कि तारे टिमटिमाने के लिए अपवर्तन की जगह पर वायुमंडलीय अपवर्तन, बस शर्त है कि अपवर्तन शब्द लिखा होना चाहिए। अपवर्तन शब्द के लिए हमारे पास में सही उत्तर होगा, 1 नंबर उत्तर होगा। तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। इंद्रधनुष
कितने रंगों के संयोजन से बना हुआ है। इंद्रधनुष कितने रंगों के संयोजन से बना हुआ है, तो आपको खुद को पता है, बैनी आहा पी नाला। कितने रंग होंगे आप खुद गिन लीजिए, बैनी आह पी नाला, यानी 1 2 3 4 5 6 और 7। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, टोटल रंग कितने हुए 7। तो हमारा उत्तर होगा 4 नंबर ऑप्शन, 7 रंग के लिए 4 नंबर ऑप्शन सही होगा। इंद्रधनुष 7 रंगों के संयोजन से बना हुआ है। और आपके पास में इसी के साथ में हमारे ये 20 क्वेश्चन समाप्त हो जाते हैं। कल हम लोग नेक्स्ट